नमस्कार बच्चों, नमस्कार दोस्तों, नमस्कार साथियों। क्या हाल है आपका पेपर कैसा हो गया? आपके अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। देखिए, काफ़ी बच्चों की ये शिकायत थी कि ये प्रश्न गलत है, ये सही है, इसमें हम क्या करें। और शायद 1-2 दिन ही रहते हैं आपके त्रुटि संशोधन के लिए, जो है ना, ऑब्जेक्शन लगाने के। तो इसलिए दोबारा से TGT की वीडियो बनाई, क्योंकि काफ़ी सारे प्रश्नों में मुझे भी संशय लग रहा था। तो उस संशय को दूर करने के लिए फिर से बना रही हूँ। वैसे तो पहले वाली वीडियो बनाई, उसमें मैंने काफ़ी सारे प्रश्न ठीक थे, लेकिन 1-2 प्रश्न ऐसे गलत हो गए थे जो पढ़ने की वजह से गलत हुए या किसी भी वजह से, इसी कारण दोबारा से वीडियो बना रही हूँ ये। तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखिए, स्किप करके मत देखिए, क्योंकि ये प्रश्नोत्तरी आपको आगे भी काम आएगी और पता भी चलेगा। अब के लिए ही नहीं है, जिनका अब हो गया वो तो ठीक है, ना हुआ उनके लिए भी फायदेमंद है। तो चलिए, मेरे पास C-सेट है TGT हिंदी लेवल 2 का। 4 दिसंबर को अपना ये पेपर हुआ था और इसकी देख लेते हैं प्रश्नोत्तरी। पहला है, वन के मार्ग में किस विधा की रचना है? तो 6ठी क्लास की कविता है वन के मार्ग में, और इसलिए कौन सी विधा आ जाएगी? कविता आ जाएगी। निम्न कथनों पर विचार करते हुए असंगत कथन का चुनिए। असंगत कथन चुनना है हमने, यानी कि जो सही नहीं है, सही नहीं बैठता। विरोध मूलक अलंकार है, राम नाम सुंदर कर्तरी, संशय भी है गुड़ावन हारी। पंक्ति में परंपरित रूपक अलंकार है, बिल्कुल परंपरा का उल्लेख किया गया है, और रूपक तो है ही है, तो परंपरित है। पहला भी ठीक है, विभावना विरोध मूलक अलंकार है। मनो कठिनांगन चली ताते राते पाँव। पंक्ति में वस्तु प्रेक्षा है। उपमान की अपेक्षा उपमेय में गुणोत्कर्ष वर्णन को व्यतिरेक अलंकार कहा जाता है। उपमान की अपेक्षा उपमेय गुण को बढ़ाने वाले को व्यतिरेक अलंकार, ये भी नहीं है। अब यहाँ पर जो है ना, असंगत चुनना है हमें। वस्तुत्प्रेक्षा कौन सा है? ये भी सही है, ये भी सही है, और ये चौथा भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। अब यहाँ पर ये सही नहीं है, इसमें वस्तुत्प्रेक्षा नहीं है, तो पहले का आ जाएगा हमारा तीसरा। उसके बाद अगला देख लीजिए, वस्तु उत्प्रेक्षा कहाँ होता है? जहाँ संभावना जो है ना वस्तु में दिखाई जाए, यानी कि जब प्राणी में दिखाई जाती है तो वस्तु उत्प्रेक्षा नहीं होती। उसके बाद अगला देख लीजिए, रीतिकाल के संदर्भ में असंगत कथन चुनिए। यहाँ भी असंगत चुनना है। 93वां प्रश्न हमारा सॉरी। चिंतामणि के अनुसार रीति सुभाषा कवित्व में वर्णित बुद्ध अनुसार है। आचार्य देव अभिदा शक्ति को ये भी सही है, सही मानते हैं। और उसके बाद फिर आता है हमारा घनानंद की काव्य भाषा की विशेषता, भावजन्य वक्रता की प्रधानता, लाक्षणिकता एवं गहन पीड़ा की ये अभिव्यक्ति है, बिल्कुल सही है। ये भी घनानंद का भी, ये असंगत चुनना है ना हमने। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। आचार्य शुक्ल रीतिकाल को श्रृंगार काल कहने के संदर्भ में पूर्णतः असहमत है। अब पूर्णतः सहमत नहीं है, वो जो ना लक्षणों के माध्यम से उसको रीतिकाल को श्रृंगार काल मानते हैं, लेकिन अंशतः पूर्ण रूप से नहीं मानते, तो पूर्ण सहमत भी नहीं है उससे। तो चौथा आ जाएगा हमारा इसका, कौन से का बोला, 93 का चौथा। उसके बाद 94वां प्रश्न देख लेते हैं क्या है। 94, राष्ट्रभक्ति में प्रयुक्त समास आसान सा है, उम्मीद है कि आपने सही किया होगा सबने। ये देखिए, कर्म तत्पुरुष, तो कर्म क्या होता है? कर्ता ने कर्म को, इसका तो योजक जो होता है वो को होता है, करण जो होता है वो से होता है, और संबंध का जो है वो का, के, की, ये होता है। तो इसमें है ना, राष्ट्र की भक्ति नहीं होता, राष्ट्र के लिए भक्ति होता है, तो संप्रदान तत्पुरुष आएगा, चौथा रहेगा 94 का। उसके बाद 95वां देख लेते हैं क्या है। काया कल्प उपन्यास के लेखक, जब हमने प्रेमचंद पढ़ा था, मैंने आपको पढ़ाया भी था लेखक परिचय, तब इन उपन्यासों की बात हुई थी। प्रेमचंद के 11.5 उपन्यास है, यानी कि 12वां उपन्यास उनका अधूरा मंगलसूत्र रह गया था। तो ये जो है कायाकल्प उपन्यास के लेखक जो है प्रेमचंद है, तीसरा ऑप्शन आएगा इसका। उसके बाद अगला देख लीजिए, 96वां देखते हैं। विलोम शब्द युगम चुनना है हमने, देखना है कोई विलोम नहीं है। संस्कृति का विकृति, निराशा का आशा, आशा होता है समान नहीं होता, तो इसका दूसरा आ जाएगा। नैसर्गिक का कृत्रिम होता है, विहित का निषिद्ध होता है, ये ठीक है। बाकी ये सारे, इसका उत्तर 2 रहेगा। उसके बाद अगला देख लीजिए, 97वां प्रश्न क्या कहता है हमारा। तो बच्चों, उम्मीद है कि आपकी प्रश्नोत्तरी ठीक निकल रही होगी और मिलान भी कर लिया होगा आपने अभी तक तो कभी का, क्योंकि ऑफिशियल की भी आ चुकी है। निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प सम्मिलित नहीं है? प्रणामी संप्रदाय, संत प्राणनाथ, ठीक है। ब्रह्म संप्रदाय, मध्वाचार्य, ये भी ठीक है। सखी संप्रदाय जो है वो सखी संप्रदाय हरिदास
हित हरिवंश का नहीं है, ये हरिदास का है, हरिदास का है। हित हरिवंश गोस्वामी का तो जो है वो राधा बल्लभी संप्रदाय है, तो ये गलत हो जाएगा। श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य, ये सही। तो इसका उत्तर 3 रहेगा, 97 का उत्तर 3। अब देखिए अगला देख लेते हैं 98। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मतीराम की है? 98वां प्रश्न हमारा। तो सुजान चरित मतीराम की नहीं है और कवि प्रिया भी नहीं है। अब यदि इनकी बात करें हम, सुजान चरित तो सुदन कवि की है। सुजान चरित जो ना एक, ये सुजान चरित जैसे है ना 3-4 रचनाएं हैं, इसकी तरफ थोड़ा ध्यान देना आप। जो सुजान चरित जो है वो तो चलो हमने कर लिया कि सुजान चरित तो सुदन कवि की है। इसके अलावा जो है ना सुजान विनोद है एक, जो देव की है, एक सुजान सागर है जो गणानंद की है। तो ये सुजान वाली कई बार आ जाती है। कवि प्रिया केशव की है और जगत विनोद जो है प्रवान उसकी आपकी क्या है ये पद्माकर की है। तो ललित ललाम इसका आ जाएगा मतीराम का। तीसरा उत्तर है 98 का 3। उसके बाद 99वां प्रश्न है हमारा। तीसरी कसम फिल्म किस लेखक की कहानी को लेकर बनाई गई है? हमारे आंचलिक उपन्यासकार है फणीश्वर नाथ रेणु, उनकी कहानी को लेकर जो है वो तीसरी कसम फिल्म बनी है। 99 का जो है वो 2 रहेगा 99 का। उसके बाद 100वें का देख लेते हैं। समाज की दृष्टि से असंगत चुनना है हमें, यानी कि वो समाज सही नहीं है। आत्मविश्वास, आत्मा में विश्वास पहला सही है। उसके बाद समाचार पत्र, समाचार के लिए पत्र, संप्रदान का के लिए होता है। अपादान जो है शिक्षणेतर, शिक्षण से इतर, यानी कि ये इतर मतलब अलग होना होता है। तो अपादान पुरुष अलगाव का भाव है। गुणातीत, गुणों से अतीत यानी कि परे, परे का मतलब अलगाव। तो करण, इसमें अपादान तत्पुरुष है, करण नहीं है, तो चौथा आ जाएगा यहाँ पे। चौथा है इसका, 100वें का चौथा। उसके बाद अगला देख लीजिए 101वां प्रश्न क्या कहता है हमारा। मैं आपकी बात ध्यानपूर्वक सुन रहा हूँ। मैं ध्यानपूर्वक शब्द कौन सी क्रिया है? यदि ध्यानपूर्वक की बात करें तो हमें देखिए परिमाणवाचक में नापतोल होता है, स्थानवाचक में जगह होती है और कालवाचक में समय होता है। तो विधान, ध्यानपूर्वक जो है विधान है, ये किस में होता है? रीतिवाचक में होता है। तो इसका 2 आ जाएगा, 101 का 2। उसके बाद 102 का देख लेते हैं। ई प्रत्यय नहीं है, हमें ई प्रत्यय नहीं है देखना। जनक प्लस ई, जानकी, चांद प्लस ई नहीं आएगा, चांद प्लस नी है यहाँ पर। तो इसमें दूसरे में ही नहीं है, दूसरा आएगा 102 का 2, यानी कि 102 का। और गंधार प्लस ई, पर्वत प्लस ई, पार्वती। तो ये बाकी सारे ई है, चांद प्लस ई नहीं है, ये चांदनी है, चांद प्लस नी है यहाँ पे। तो यहाँ दूसरा आ जाएगा 102 का 2। 103 देख लेते हैं क्या है। 103 में अब ध्यान से देखना, क्योंकि जो आप डाउट कर रहे हो, तो 103वां डाउट वाला प्रश्न है और कैसे है वो देख लेते हैं हम। अब डाउट इसमें है कहाँ, ये देखने की जरूरत है हमें। इसको कर लेते हैं ऐसे और ये चलिए चलते हैं। पहाड़ी एवं राजस्थानी उपभाषाएं शोरसैनी उपभ्रंश के अंतर्गत आते हैं। देखिए अपभ्रंश जो है उसको 7 भागों में बांटा गया है। शोरसैनी, खस, बराचड़, महाराष्ट्री, इस तरह करके जो है उनको 7 भागों में बांटा गया है। तो उन 7 भागों में से जो है यदि पहाड़ी का ले हम, तो पहाड़ी खस अपभ्रंश से ली गई है। और राजस्थानी उपभाषा, गुजराती और ये जो है ना शोरसैनी से ली गई है। तो यहाँ पहाड़ी और राजस्थानी दोनों ही शोरसैनी से मान ली, तो असंगत एक तो पहला ही हो गया यो। उसके अलावा अगला है मगही, भोजपुरी एवं अवधी पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं। देखिए पूर्वी हिंदी की बोली जो है ना मगही और भोजपुरी नहीं है, अवधी है। अवधी के साथ बघेली और छत्तीसगढ़ी आएगा। ये पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं, इसके साथ बघेली और छत्तीसगढ़ी आएगा। तो ये भी आपकी जो है ना इसका ऑब्जेक्शन लगा सकते हो। एनसीईआरटी की बुक में आपको ये सारा मिल जाएगा, बोलियों का वर्गीकरण उसमें मिलेगा आपको ये। तो इसका दूसरा भी जो है वो असंगत है। तो पहला और दूसरा दोनों है इसके। 103 का पहला और दूसरा दोनों उत्तर है। आप दोनों में से कोई भी करके आए हो तो ठीक होना चाहिए आपका, इनमें दोनों में से कोई भी किया हो तो। बाकी ये जो है ये संगत है, कौरवी में ये सही है और ये भी सही है। उसके बाद अगला देख लीजिए, कुंवर नारायण को उनकी किस कृति पर व्यास सम्मान मिला? अब ये भी देख लीजिए, इसमें भी थोड़ा सा उसमें जल्दी में मैंने भी आत्मजयी करवा दिया था, क्योंकि आत्मजयी पर उनको सम्मान मिला है। लेकिन यहाँ पर व्यास सम्मान की बात हो रही है, व्यास सम्मान आत्मजयी पर नहीं मिला। उनका काव्य संग्रह कोई दूसरा नहीं, इस पर इनको व्यास सम्मान मिला है। तो 104 का 2 आ जाएगा। जबकि बोर्ड की में जो है वो शायद 4 दिया हुआ है, इसका बोर्ड की में 4 दे रखा है, जो गलत है। 104 का आएगा 2, ये ध्यान रखना। 104 भी आपका ऑब्जेक्शन लगाने वाला प्रश्न हो जाता है, 4 नहीं है, 104 का 2 आएगा, ये सही है।
उसके बाद आगे बढ़िए। और अब अगर आपको ये देखना है कि कहाँ से इसका प्रूफ लगाने की बात हो रही है, तो कुंवर नारायण +2 के सिलेबस में है, और +2 की बुक जो है NCERT की, वहाँ पे रचना के साथ लगा के नहीं दिया गया है, लेकिन वहाँ ये मोटे मोटे तौर पे ऐसे दे रखा है कि भाई इनको ये सम्मान मिले हैं। तो उसी आधार पर आप उसको ढूंढ सकते हो, और ये बिल्कुल इसको बोर्ड को मानना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं है, इसका आत्मजयी नहीं है, ये ध्यान रखना। 104 के बाद 105वां लगा लीजिए कि प्रत्यय की दृष्टि से संगत विकल्प चुनना है हमें, यानी कि सही कौन सा है। अब यहाँ पर देख लेते हैं 105वें का, अनुष्ठाता अधिष्ठाता उपभोक्ता में त्रिच प्रत्ययुक्त शब्द है। बेनते रागे पौरुषे में यह शब्द है, नहीं है इसमें। इनमें सब में देखो तो इसमें यह प्रत्यय नहीं है, अपितु ए प्रत्यय है। उसके कात्यायन इसमें अन प्रत्यय है, सब में बद्रायन में अन प्रत्यय है, इसमें अन्न नहीं है। दो को मिला मिला के बना है इसमें, तो इसमें सब में अन्न नहीं है। दिखाई पिटाई जुताई में ई प्रत्यय है। संगत विकल्प चुनना है, सही कौन सा है। अब यहाँ पर दिखाई पिटाई जुताई में ई प्रत्यय है, ये तो सही है चौथा। अब इसमें जो है बोर्ड की में क्या दे रखा है, 105वें का बोर्ड की में 1 दे रखा है। अब 1 भी सही है और 4 भी सही है, इसमें भी फिर गड़बड़ आ गई अपनी। 105वां भी जो है ऑब्जेक्शनेबल है, क्योंकि इसमें पहला भी सही है और चौथा भी सही है। अब इस पहले में 1 2 का मुझे नहीं इसका पता है पक्के से, लेकिन ये तो कंफर्म है कि चौथा इसका सही है, ये ध्यान दिलाना 105 का। मिठाई पिटाई जुताई, इसमें ई प्रत्यय नहीं है। इनमें क्या है, दिख प्लस आई, पिट प्लस आई, जुत प्लस आई, यानी कि आई प्रत्यय है इसमें। हाँ, ये भी गड़बड़ हो गया भाई। प्रश्न नंबर 105वां देखते हैं। प्रत्यय की दृष्टि से संगत विकल्प चुनना है हमें। अनुष्ठाता अधिष्ठाता उपभोक्ता में त्रिच प्रत्ययुक्त शब्द है। बेनते राघव पौरुषे में यह नहीं है, ए है इसमें। कात्यायन संकर्त्यायन आयन है इसमें, अन्न नहीं है, ये भी आयन है, इसमें भी आयन है। और दिखाई पिटाई इसमें आई है, इसमें भी आई है, इसमें आई है, यानी कि इसमें इनमें प्रत्यय जो है ए सही आएगा। 105 का 1 सही रहेगा। उसके बाद 106 देख लीजिए। 106 का प्रश्न क्या कहता है, भक्ति काव्य धारा के संदर्भ में संगत चुनना है हमें, यानी कि जो सही है इसमें वो चुनना है। कुंभन दास अष्टाछाप कवियों में अधिकारी नाम से विख्यात थे, यानी कि इनको अधिकारी नाम से विख्यात नहीं थे। कुंभन दास जो थे वो पूरे ऋषि के नाम से विख्यात थे, तो पहला जो है वो संगत नहीं है। रास पंचाध्याय के रचयिता नंददास विठल दास के शिष्य थे, विठल दास के बिल्कुल शिष्य थे नंददास। प्रारंभ में राम भक्ति की ओर कहते हैं कि ये तुलसीदास जी के चचेरे भाई थे, इस कारण ये प्रारंभ में इनका तुलसीदास को देखते हुए राम भक्ति की ओर झुकाव था। लेकिन बाद में जो है ये कृष्ण विठलनाथ जी के संपर्क में आए और कृष्ण भक्ति की ओर अग्रसर हुए, तो ये ठीक है। दूसरा, सूरदास कृत सूरसागर की आधार भूमि श्रीमद् भगवत गीता है, ये भी सही है भाई, क्योंकि सूरसागर की आधार भूमि भगवत गीता का 10वां स्कंद माना जाता है, तो ये भी सही है। गद्दी सेवा का संबंध हरिदास, ये गलत है, क्योंकि इनमें से भी अब ये 2 क्या हो गए, 2 तो गलत है और 2 सही है। अब यहाँ पर जो है गद्दी सेवा का संबंध हरिदासी संप्रदाय से है, जबकि गद्दी सेवा का संबंध जो है वो बल्लभाचार्य से है, यानी कि हरिदासी संप्रदाय से नहीं है, तो ये इसमें ये भी गलत है। तो इसमें दूसरा और तीसरा ये दोनों, इसमें भी ये दोनों ठीक हो जाते हैं, तो ये 106 में भी ऑब्जेक्शनेबल है, दूसरा और तीसरा दोनों ठीक रहेंगे 106 के भी, ये भी देख लेना आप। अगर इसको देखना चाहो तो ये सूरसागर को तो आप पढ़ते हो, उसमें तो हम शुरू से ही पढ़ते आए हैं, श्रीमद् भगवत गीता के 10वें स्कंद से प्रभावित है, उसकी आधार भूमि जो है 10वां स्कंद है। अगर आधार भूमि है इस प्रकार माना जाता है तो श्रीमद् भगवत गीता का 10वां स्कंद, वैसे श्री कृष्ण लीला है तो वो भी उसी में दी गई है, तो इस आधार पर भी जो है ना श्रीमद् भागवत गीता बनती है, तो तीसरा और दूसरा दोनों ठीक है 106 के। उसके बाद 107वां देख लेते हैं क्या है। 107वां कहता है, वर्तनी की दृष्टि से किस विकल्प में सही शब्द शुद्ध है, यानी कि हमें यहाँ शुद्ध शब्द देखना है, कौन सा है।
पाणिनि दाशरथी, दाशरथी तो नहीं होता, दशरथी होता है। वाल्मीकि सारणी, ये दोनों ठीक है। शक्तिकरण जो ना मंत्रिमंडल छोटी की मात्रा आती है। आत्मवत और प्रत्यक्षी होता है, ये भी गलत है। तो इस प्रकार जो है इसमें दोनों सही है, दूसरा आएगा 107 का 2। 108 का देख लेते हैं क्या है। राजभाषा अधिनियम कब पारित हुआ? राजभाषा अधिनियम जो है 1963 में पारित किया गया था, तो ए ऑप्शन रहेगा इसका 108वें का। 109वें का देख लेते हैं। छिप छिप आंसू बहाने वाले, मोती व्यर्थ बहाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। अब यहाँ पर जो है कविता के रचयिता कौन है? गोपाल दास नीरज है इस कविता के रचयिता, दूसरा ऑप्शन रहेगा 109 का। उसके बाद 110 नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या था? ये मैंने नागार्जुन का कवि परिचय कराया तब भी बताया था, वैद्यनाथ मिश्र था उनका वास्तविक नाम, और नागार्जुन ने उनका बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद पढ़ा था। महावीर शब्द में रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ 3 प्रकार के जब शब्दों की हम बात करते हैं तो यहाँ पर योग रूढ़ शब्द वे होते हैं जो 2 शब्दों के मिलकर बनते हैं लेकिन एक के लिए रूढ़ हो जाते हैं, वो योग रूढ़ कहलाते हैं। तो महा और वीर 2 से मिलकर बना है और योग रूढ़ हो गया है ये महावीर जो है, तो इसलिए तीसरा आएगा 111 का 3। 112 का देख लेते हैं। मानकीकृत देवनागरी लिपि के संदर्भ में असंगत है, क्या चीज़ सही नहीं है? मतलब हिंदी के शब्दों में उचित ढंग से चंद्र बिंदु का प्रयोग आवश्यक है, बिल्कुल। अनुनासिक स्वरों का ध्वनि गुण है एवं इसका उच्चारण स्थल केवल नासिक, अनुनासिक का उच्चारण स्थल केवल नासिक के नहीं है। 112 का जो है वो 2 आ जाएगा, नासिक के और मुख दोनों है। अगले फिर दोनों ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा 13वां। कामचोर कहानी के लेखिका बताइए कौन है या लेखक कौन है? कामचोर कहानी 9वीं क्लास में है। कामचोर कहानी इस्मत चुगतई जो है इसके लेखक है, कुछ बच्चों के बारे में है। ये मैंने एक कहानी से आपको सुनाई भी थी एनसीईआरटी की जब करवाई थी 9th। किस वाक्य में परिमाणवाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है? परिमाण का मतलब होता है नाप तोल, और यहाँ पर यदि हम देखें तो नाप तोल किस वाक्य में है? बंदर कई केले खा गया। कई मतलब संख्या निश्चित नहीं है, अनिश्चित संख्यावाचक है क्योंकि केलों को गिन सकते हैं। पहले लड़के को यह पुस्तक दे दो, पहला दूसरा, ये भी संख्यावाचक। आसमान में अनगिनत तारे चाहे गिना ना जाए फिर भी उनको 1 2 3 करके गिन सकते हैं, उनको तोल नहीं सकते। तो जो नापिया तो ली जाती है वो चीज़ वो क्या होती है? थोड़ी सी चाय जो है वो अनिश्चय वाचक परिमाणवाचक है। यहाँ पे कौन सी कहानी विद्यासागर नौटियाल द्वारा लिखी है? बिनोमी की पुस्तक में है। माटी वाली जो है, ये नादान दोस्त जो है ये 8वीं 7वीं की में है। नेताजी का चश्मा, 2 कलाकार, ये सारी जो है 6ठी 7वीं 8वीं की किताबों में है। माटी वाली जो है वो, नेताजी का चश्मा 10वीं में है, सॉरी। माटी वाली जो है वो 9वीं की किताब में है ये, और इसके विद्यासागर नौटियाल इसके लेखक है। उसके बाद अगला देख लीजिए कौन है 115 के बाद 116वां प्रश्न। उम्मीद है कि आपकी ठीक निकल रही होगी और आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। यदि पसंद आ रही है तो लाइक अवश्य करें, अपने भाई बंधुओं को भी अवश्य भेजें जो जिनको भी इसका लाभ हो सके। अब यहाँ पर असंगत विकल्प को चुनिए, हमें असंगत विकल्प देखना है, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि वो पूरा आ जाए। पहला क्या है? उपमा अलंकार को राजशेखर अलंकारों का शिरोरतन मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं, वो पहले वाला ठीक है। उपमेय के अंतर्गत अप्रस्तुत वर्णन विधान किया जाता है, नहीं, या अन्योक्ति में किया जाता, उपमेय में नहीं किया जाता, तो दूसरा ही ठीक रहेगा इसका। उसके बाद जो है अगला देख लेते हैं हम कौन सा है। 117वां, 116 हो गया हमारा, 116 का 2 उत्तर था। 117वां देख लेते हैं हम। दीवानों की क्या हस्ती आज यहाँ का कल वहाँ चले, पंक्तियाँ किसकी है? 8वीं क्लास में है ये, और ये भगवती चरण वर्मा की जो है पंक्ति है। आज़ादी के दीवानों के बारे में कविता है, उसमें 117 का जो है वो 4 आ जाएगा। फिर 118वां देख लेते हैं। अशोक के फूल किसकी कृति है? अशोक के फूल की यदि बात करें तो हमारे एमए के सिलेबस में भी थी, और ये जब मैंने हजारी प्रसाद द्विवेदी जी पढ़ाए थे तब भी हमने अशोक के फूल की बात करी थी, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। 118 का जो है 2 है। 119 का हवा हो जाना मुहावरे का यानी कि गायब हो जाना 3 आएगा, 119 का 3। उसके बाद 120 का देख लेते हैं क्या आएगा। वैष्णव जन सो तेने कहिए जे पीर पराई जाने रे, गांधी जी का यह प्रिय भजन किसके द्वारा लिखित है? किसने लिखा था? तो जब इसकी बात करते हैं तो हम नरसिंह मेहता का लिखा हुआ ये भजन है। कवि मलिक मोहन जायसी की रचना पद्मावत किस भाषा में लिखी गई है? अवधी भाषा में लिखी गई है पद्मावत। तो उसके बाद 122वें का देख लेते हैं। कौन सी रचना महादेवी वर्मा की है? अब महादेवी वर्मा की रचना की बात करें तो मेरे बचपन के दिन है, या कुछ 1 2 बच्चों ने जो है इसमें भी कहा कि कोई ऑब्जेक्शन नहीं हो सकता, तो मैं बता दूं आपको बड़े घर की बेटी प्रेमचंद की है।
माटी वाली जो है ना, अभी पीछे पढ़ के आए हम, विद्यासागर नौटियाल की है। और अपराजिता कहानी जो है वो रामेश्वर शुक्ल की है। तो इस प्रकार ये मेरे बचपन के दिन, ये सिलेबस में है, मेरे बचपन के दिन मम्मी के सिलेबस में है ये भी। तो ये है किसकी, महादेवी वर्मा की रचना। 123वां देख लेते हैं। संधि विच्छेद की दृष्टि से असंगत चुनिए। अब यहाँ पर संधि विच्छेद की दृष्टि से असंगत को देखना है हमें, कौन सा है। तो देख लेते हैं, भू प्लस उष्मा, भूष्मा, ऊष्मा, ठीक है पहला भी। कृपा प्लस चार्य, यहाँ पर कृपा आना चाहिए था, लेकिन ये एक संदर्भ में कृप प्लस आचार्य, कृप ऋषि जो थे, जो पांडवों के थे, उनको कृप कहते थे, उसमें मिला के अगर करें तो आचार्य हो जाएगा। वैसे सही रूप से तो कृपा प्लस आचार्य होता है संधि के नियमों के अनुसार, कृप नहीं होता, कृपा प्लस आचार्य होगा। तो उस संदर्भ में ये भी गलत है। वाणो प्लस औचित्य, वाणी बड़ी की मात्रा आती है वाणी में, वाणी प्लस औचित्य यहाँ पर छोटी की लगाई गई है। तो इस दृष्टिकोण से तो ये दोनों ही गलत है, तो दूसरा और तीसरा। तो इस कारण असंगत को चुनना है, तो दूसरा और तीसरा, इसके दूसरा और तीसरा दोनों ही जो है सही रहेंगे इसका। 123 में का 2 और 3। उसके बाद 124वां देख लीजिए क्या है। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी जाकी, अंग अंग वासवानी। पंक्तियाँ किसकी है? यह पंक्तियाँ जो है रैदास जी की है। तीसरा ऑप्शन आएगा इसका, रैदास की है। पहले सिलेबस में होता था रैदास जी की रचनाएं पहले +1 में, अब तो उसके बाद देख लीजिए आगे 125वां प्रश्न क्या कहता है। मेरे संग की औरतें कहानी की लेखिका कौन है? मेरे संग की औरतें कहानी की लेखिका जो है वो मृदुला गर्ग है। ये आगे देख लीजिए, ये 10वीं के बुक में से है ये, मेरे संग की औरतें। बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। बाण भट्ट की आत्मकथा जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का उपन्यास है। उसके बाद 126वां देख लेते हैं हम, 27वां। आदिकाल के संदर्भ में कौन सा कथन असंगत है? असंगत कथन देखना जो सही नहीं बैठता। आदिकाल की अंतिम समय सीमा के निर्धारण बिंदु पर सभी इतिहासकार एक मत है, यही गलत है। सभी इतिहासकार एक मत नहीं है। कोई 750 संवत से मानता है, कोई 800 से मानता है, कोई 1000 से मानता है, कोई 1050 से मानता है। तो सारे जो है वो इसमें एक मत नहीं है। उसके बाद अगला देख लीजिए 128वां क्या कहता है। निम्न में से किस वाक्य में कृतवाच्य का प्रयोग हुआ है, यानी कि कर्ता जिसमें सक्रिय हो, ऐसा वाक्य कौन सा है? रोगी से और के द्वारा जो है वो कर्ता को निढाल कर दिया जाता है, राम से और सीता के द्वारा। तो सही कर्ता जो है ना वो किसमें है? दूसरे में है, डाकिया डाक वितरित कर रहा है। उसके बाद अगला देख लीजिए 129वां प्रश्न क्या कहता है। भारतीय काव्य शास्त्र में ध्वनि सिद्धांत के अंतर्गत ध्वनि शब्द का प्रयोग मुख्यतः किस अर्थ में हुआ है? अब ये ध्वनि जो है ना, ध्वनि सिद्धांत किसने दिया था? आनंदवर्धन ने दिया था। और उन्होंने जो है वो ध्वनि सिद्धांत के अंतर्गत ध्वनि शब्द का मुख्यतः किस अर्थ में, उसके जब अर्थों की बात होती है, जब वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ, तो प्रतीयमानार्थ रूप में वह तीनों किए गए हैं। तो इसका अर्थ आएगा, इसका उत्तर आएगा 2, 129 का 2। उसके बाद 130वां देख लेते हैं। 130 का क्या है। रीतिकाल को श्रृंगार काल की संज्ञा देने वाले विद्वान। यदि रीतिकाल की बात करें तो इसको श्रृंगार काल किसने दिया था? देखिए, विश्वनाथ प्रताप सिंह ने दिया था, यानी कि मिश्र है, विश्वनाथ प्रताप मिश्र ने दिया था। अब रामचंद्र शुक्ल ने तो रीतिकाल दिया और उत्तर मध्य काल दिया। उसके बाद मिश्र बंधु जो थे उन्होंने क्या दिया? उन्होंने जो है उसको अलंकारिक काल दिया। तो इस प्रकार जो है धीरेन्द्र वर्मा भी रीतिकाल के पक्षधर थे। तो इस प्रकार है श्रृंगार काल नाम देने वाले विश्वनाथ प्रसाद मिश्र है। उसके बाद अगला देख लीजिए कौन सा है। निम्नांकित में पुल्लिंग है। अब ये थोड़ा सा देख लीजिए, पहले मैंने वीडियो बनाई थी उसमें थोड़ा सा ये मैंने दो हिता ले लिया था यहाँ पे, जबकि दुहिता है, ये दो हिता नहीं है, दुहिता। दुहिता जो है वो पुत्री को कहते हैं, वनिता स्त्री को कहते हैं, सरिता नदी को कहते हैं, पुत्री स्त्री नदी, इनको ये है सारे तो ये स्त्रीलिंग में आते हैं। सविता जो है वो सूर्य को कहते हैं, तो इस कारण ये पुल्लिंग में बन जाता है। तो इसका 2 उत्तर सही रहेगा, 131 का 2। उसके बाद 132वां का देख लिया। हाँ, ये एक डाउट वाला प्रश्न आ गया, फिर दोबारा से इसको देख लेते हैं। 132वां प्रश्न ये भी डाउट वाला है। पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला था? अब पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो चिदंबरा पर मिला था, ये ध्यान देना। उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार चिदंबरा पर 1968 में मिला था। और हिंदी साहित्य के पहले साहित्यकार थे जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था 1968 में चिदंबरा पर। इसमें जो है की में दूसरा दे रखा है जो गलत है।
ये ध्यान देना, चिदंबरा। अब लोकायतन पर तो उन्हें नेहरू शांति पुरस्कार मिला था, लोकायतन रचना पर, ये ध्यान दे लेना, ठीक है। उसके बाद अगला देख लीजिए कौन सा है। रस के संदर्भ में असंगत कथन चुनिए, हमें असंगत कथन चुनना है यहाँ पे, यानी कि रस का आस्वाद अलौकिक है जबकि रस अलौकिक है। अब 133वें प्रश्न को यदि ले हमें तो इसमें पहला ठीक है, ये संगत है जबकि रस अलौकिक है, बिल्कुल। अन्य ज्ञान से शून्य या रहित होना ही लोकोत्तर चमत्कार है ना, ये नहीं आएगा। अन्य ज्ञान से शून्य होना लोकोत्तर चमत्कार नहीं होता। विभावानुभाव ये भी ठीक है, और नाटक में शोक एवं दुख की घटना ये भी ठीक है। तो इस प्रकार बाकी तो ये तीनों जो है वो संगत है, तो 1 2 असंगत है, तो इसका उत्तर आएगा 2, 133 का 2। उसके बाद 134वां ले लीजिए। 134 का क्या है, शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। अब यहाँ पर जो है वो क्या है, पहला है प्रामाणिक होता है, आगामी ये सही है, अभिजात्य होता है, दुर्वस्था होता, दुरावस्था नहीं होता, तो इसका उत्तर जो है वो क्या रहेगा, 2 रहेगा, ये सही है। उसके बाद अगला देख लीजिए 135 का, मुझे लगा उसने दमा है, अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका है, उसके हाथों तथा माथे पर नसें उभर आई थी। प्रस्तुत पंक्तियां किस कहानीकार की है। अब ये कहानीकार की बात ले तो कामतानाथ की है। इसमें भी 1 2 बच्चों के डाउट थे। और कामतानाथ की जो है 8वीं क्लास में लाख की चूड़ियां हैं, उसमें जो है उन लाख की चूड़ियों में कही है किस पात्र ने, जो पात्र लिख रहा है पाठ, जो एक उसको याद संस्मरण की तरह है, बदलू काका के बारे में कही है उसने, लेखक ने। तो इस प्रकार ये है कामतानाथ की लाख की चूड़ियां कहानी से। उसके बाद अगला देख लीजिए, कट्टर शब्द में प्रयुक्त टट व्यंजन गुच्छ किस श्रेणी में आता है। जब 2 व्यंजन एक साथ हो जाते हैं, एक आधा एक पूरा या 2 आधे, तो उनको द्वित व्यंजन कहा जाता है। युद्ध करने की इच्छा रखने वाले को कहा जाता है युयुत्सु कहते हैं। ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट, कई बार आता है ये तो, और आपने कई बार इसको पढ़ भी रखा होगा। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, और आपने शेयर लाइक अवश्य किया होगा, ना किया है तो जल्दी से लाइक अवश्य करो, और अपने जो भी जानने वाले हैं उनको शेयर भी कर दो। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भरकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी। पंक्तियों में कौन सा काव्य गुण है। अब ये 6ठी 7वीं क्लास में है, झांसी की रानी, और वहीं से ये ली गई है। उसमें गुण की यदि हम बात करें, वीरता और उत्साह भरी बातें होती है तो ओज गुण आता है। माधुर्य गुण कब होता है, जब प्रेम प्रसंग या जो है न श्रृंगार निरूपण समर्पण का भाव हो या वियोग हो, तब माधुर्य गुण आता है। प्रसाद गुण सामान्य बातों में आता है, और समता गुण जैसा कुछ है नहीं, तो इसका उत्तर जो है हमारा रहेगा दूसरा, ओज गुण। उसके बाद अगला लगा लीजिए, जैसे उनके दिन फिरे कहानी संग्रह किसका है। जैसे उनके दिन फिरे कहानी संग्रह है हरिशंकर परसाई का। प्रेमचंद के फटे जूते जो है वो 9वीं क्लास में कहानी है, तो तब हमारा हरिशंकर परसाई को हमने पढ़ा था, उनकी कहानी है प्रेमचंद के फटे जूते, तो ये हरिशंकर परसाई का है, जैसे उनके दिन फिरे 2। उसके बाद अगला है, असलियत शब्द स्त्रोत्र की दृष्टि से है, क्या है। असलियत तत्सम तद्भव देशज नहीं है, असलियत शब्द विदेशज है, इसका 140 का 3 आ जाएगा। 141वां देख लेते हैं, कौन सा शब्द यण संधि का उदाहरण नहीं है। अगर यण संधि की बात करें तो अति प्लस अधिक, अत्यधिक, वयु है, वी प्लस ऊ है, वयु है, सदा प्लस एव, और प्रत्येक प्रति प्लस 1। तो ये तीनों जो है वो यण संधि क्या होती है, ई वर्ग में और ऊ वर्ग में क्रम से कोई भिन्न वर्ण आ जाए तो ई वर्ग य में और ऊ वर्ग व में परिवर्तित हो जाता है, कुछ इस प्रकार का है। तो यहाँ पर ये जो तीनों है ये तो यण संधि के उदाहरण है ये, लेकिन ये जो हमारा है सदा प्लस एव, ये है किसका, ये वृद्धि संधि का उदाहरण है, तो इस कारण 3 आ जाएगा इसका 141 का उत्तर। 142वां, मतंग किस शब्द का पर्याय है। मतंग जो है पर्यायवाची में हाथी को कहते हैं, हाथी का पर्यायवाची है मतंग। उसके बाद अगला देख लीजिए 143वां प्रश्न क्या कहता है, मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास में। यह पंक्ति किसकी है। अब ये रहीम दादू ये कबीरदास जी की पंक्ति है। उसके बाद ये भगवान के बारे में कह रहे हैं कि मुझे इधर उधर कहाँ ढूंढता फिरता है, मैं तो तेरे पास में ही हूँ। निम्न शब्दों में से किस में सु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है हमें। अब ये है आपका एक जो डाउटफुल प्रश्न है, एक बार देख लीजिए कैसे है डाउटफुल, इसको मैं अच्छे से बता देती हूँ आपको।
देखिए बोर्ड ने इसको किया है तीसरा, इसका सही है। वो कहते हैं कि सु उपसर्ग का प्रयोग तीसरे में नहीं हुआ, लेकिन कैसे नहीं हुआ और नियमों के अनुसार इसमें भी हुआ है। वो कहते हैं सौ प्लस सत, सत अगर सौ प्लस सत होता है ऐसे, तो इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं। देखिए सु प्लस अच स्वच्छ, दूसरा स्वस्ति, सु प्लस अस्ति, अभी हम यण संधि की बात कर रहे थे। इसी प्रकार स्वस्थ, सु प्लस अस्त स्वस्थ। इसी प्रकार स्वल्प, सु प्लस अल्प। तो इस दृष्टिकोण से तो सब में सु प्रत्यय का प्रयोग हुआ है संधि नियमों के अनुसार। जब ऊपर बने हैं तो ये स्वस्थ भी संधि नियमों के अनुसार ही बनाएंगे हम। तो चारों में सु उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो इस कारण इस 144वें प्रश्न का ऑब्जेक्शन आप लगाइए। ऑब्जेक्शन लगाओगे तो चाहे आप कोई भी करके आए हो, इसमें बोर्ड को इसका नंबर देना पड़ेगा अगर इसको सही ढंग से आप इसका प्रमाण दोगे तो, क्योंकि इसमें सारों में सु उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। उसके बाद अगला देख लीजिए, महाभारत काल की पृष्ठभूमि पर वर्तमान युग के परिवेश को चित्रित करने वाली कृति कौन सी है? धर्मवीर भारती का अंधा युग है, गीति नाटक है एक ये अंधा युग, जो एमए के सिलेबस में भी था हमारे, तो ये आएगा अंधा युग। उसके बाद 145 के बाद 146वां देख लेते हैं, रजनी बीती भोर भयो, घर घर खुले किवारे, गोपी दही मथत सुनिए थे कंगना के झनकारे। अब वो ये पंक्तियां जो है वो किसकी है? 7वीं क्लास में है, मीराबाई की कविता और उसी से ली गई है। प्रश्न इसका उत्तर रहेगा 2। और उसके बाद देख लीजिए 147 जो है वो क्या है? हे खग मृग के हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। अब यहाँ पर राम अपने जो सीता के वियोग में मृग से पूछते हैं, और जो है ना वो कहते हैं कि मृग जैसे नैनों वाली थी, और उस अपनी पत्नी के सौंदर्य का वर्णन, सीता का वर्णन कर रहे हैं, लेकिन वियोग रूप में है तो इसलिए वियोग श्रृंगार आएगा, यहाँ पर करुण रस नहीं आएगा, ध्यान देना, इसका 2 ही होगा। उसके बाद 148वां, तुम लोगों को झूठ बोलने की आदत होती है, देते होंगे सभी को 2-2 पैसे में, पर एहसान का बोझ मेरे ऊपर डालते हो। प्रस्तुत पंक्तियां किस कहानी से ली गई है? अब यहाँ पर एक कहानी है, 7वीं कक्षा की कहानी है, ये भी मिठाई वाला। इसमें भी क्या होता है, एक व्यक्ति है वो मिठाई बेचता है, खिलौने बेचता है, कभी अलग अलग चीज़ें बेचने आता है। जब वो बांसुरी बेचने आता, खिलौने बेचने आता, तो बांसुरी देता है वो 2 पैसे की। तो वो कहता है, जो पात्र खरीदने वाला है वो कहता है कि ये मोल भाव करता है कि 2 पैसे की दे दो, वो 3 की दे रहा है। तो वो कहता है कि 2 पैसे की तो पड़ती भी नहीं है, मैं हजारों बनवाता हूँ तब मैं इतने की दे पाता हूँ। तब ये उनका संवाद है आपस में, तो ये ही आएगा इसका 148 का 1 आएगा। कोई 1-2 बच्चे इसमें भी कह रहे थे कि ये 1 नहीं है, बिल्कुल 1 है, ये 1 ही आएगा इसका। उसके बाद किस शब्द में पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग कर सकते हैं? अब वर्णों की यदि बात करें तो अनुस्वार का प्रयोग हम किसमें? सम्मान में तो आधा में आएगा, अन्याय में भी आएगा, अक्षुण में भी आएगा। अत्यंत जो है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अत्यंत, इसमें हम इस अनुस्वार का बिंदी का प्रयोग कर सकते हैं यहाँ पे, यह के ऊपर, ठीक है, अत्यंत। अब आगे देख लीजिए 150वां। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और सारे मिलान भी ठीक से होंगे, आपके डाउट भी हट गए होंगे। तो देखते रहिए। अब लास्ट पर्सन की तरफ बढ़ रहे हैं हम, और ये है 100 विजन का अर्थ बताइए। विजन ये भी एक चिड़िया है जो कच्चे दानों को चुगती है, उसमें भी विजन शब्द का प्रयोग किया है कि वो कच्चे दानों को चुगती है। विजन खुले विजन में गाती है, बूढ़े पापा बरगद के लिए गाती है, तो वहीं से है, ये भी 7वीं क्लास में। तो विजन का अर्थ वैसे भी हमें विजन का पता है, जंगल या सुनसान स्थान होता है, तो इसमें सुनसान स्थान आएगा, तीसरा होगा 150 का। तो इस प्रकार ये वीडियो हमारी पूरी हुई, प्रश्नोत्तरी पूरी हुई। उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी और आपके डाउट भी क्लियर हो गए होंगे। तो देखते रहिए चैनल, और लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें चैनल को, अपने मित्र बंधुओं को शेयर भी करें। वीडियो देख